हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने डीएचएफएल का बनाया था, डीएचएफएल के बारे में, वहाँ पर आपको बताया था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनके केस एनसीएलटी या फिर जो इंसॉल्वेंसी में चल रहे हैं, उनसे लगभग जो है दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है इन कंपनियों के बारे में कि आगे चलकर इनका भविष्य क्या होगा। तो यहाँ पर यस, इन ऐसी कंपनियों में ज़्यादातर हो तो इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो ऐसी ही एक कंपनी है आरकॉम, तो इसके बारे में यहाँ आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो लगभग 46,000 करोड़ से ऊपर का डेट है यहाँ पर कंपनी पर, और यानी कि कर्ज 46,000 से ऊपर का है। शायद एनसीएलटी में जो है 57,000 करोड़ तक का जो है एक्सेप्टेड हुआ है, पर हम एक मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 46,000 करोड़ से तो ऊपर का है। उसके बाद यहाँ पर जो इनका एजीआर ड्यू है वो 26,000 करोड़ का है। एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि इनको डॉट को देना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, वो 26,000 का जो है ड्यू है, 26,000 करोड़ का। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। अब अगर हम शेयर प्राइस की देखें, यानी कि शेयर की क्या स्थिति है, तो करंट मार्केट प्राइस इसका 4 रुपये 25 पैसे का चल रहा है, जो कि अभी थोड़ा ऊपर आ गया। नहीं तो इससे पहले ये 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। शेयर की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन तो पूरी ख़त्म के लगभग है, क्योंकि अब जो मार्केट कैपिटल बची है वो लगभग 1,180 करोड़ के आसपास की ही जो है मार्केट कैपिटल बची है। अब एक चौंकाने वाली चीज़, जब अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वहाँ पर अदर्स यानी कि जनरल पब्लिक के पास 89.96 करोड़ की 89.96% की जो है शेयर होल्डिंग है। यानी कि जनरल पब्लिक के पास लगभग 90% की शेयर होल्डिंग पड़ी है, और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर सभी जो है बेच के निकल गए हैं कंपनी से। अगर प्रमोटर्स की देखें तो 5% की होल्डिंग अभी शायद बची है। FII 0.17% है, और 5% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सभी जो है ऑलमोस्ट बेच के निकल गए हैं, मगर रिटेल इन्वेस्टर अभी भी एक होप के लिए कि ये स्टॉक अभी 4 का है तो 40 भी हो जाएगा, उसके कारण जो है इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि एनसीएलटी में क्या मामला चल रहा है, वहाँ किन परिस्थितियों से ये जो है गुजर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनसीएलटी में जो ये मामला चल रहा है, उसमें अगर जो भी लैंडर्स हैं वो अगर देखें तो अब जो आरकॉम के पास जो एक सबसे बड़ी एसेट बचती है वो है स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जो उनके पास है, तो ये स्पेक्ट्रम जो है अभी सबसे बड़ी एसेट है आरकॉम के पास, और इसी को ही जो है बेचा जा रहा है। मगर यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आई वो ये कि जब एनसीएलटी ने अपना मामला, इस मामले में जब अपना ऑर्डर दिया, तो उन्होंने कहा कि जो ये स्पेक्ट्रम है वो वाइप आउट नहीं किया जा सकता इन टर्म ऑफ CIRP, यानी कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो है आप जो ड्यू है, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट ही है उसका ड्यू आपको पे करना पड़ेगा, उसके पहले आप जो है स्पेक्ट्रम नहीं सेल कर सकते। तो यहाँ ड्यू किसका है? डॉट को जो इन्हें 26,000 करोड़ रुपए देना है वो ड्यू है। तो पहले अगर स्पेक्ट्रम बेचना है उसके पहले जो है डॉट को जो 26,000 करोड़ रुपए देना है वो ड्यू क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये लग रहा था कि कहीं इस जो एजीआर है उससे बचने के लिए कंपनी जो है बैंक्रप्सी कोर्ट तो नहीं ला रही है। और यही कारण है कि अब एनसीएलटी ने भी जब अपने निर्णय सुनाया तो उन्होंने कहा कि जब तक इस जो एजीआर ड्यू है इसका पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, यानी कि जो रिक्वेस्ट ही है उसको जो ड्यू है वो पे नहीं कर देते, तब तक जो है लेंडर स्पेक्ट्रम को सेल नहीं कर सकते। और ये ही एक जो है रास्ते का जो है सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। अब हालांकि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो लेंडर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि हायर कोर्ट में जाएंगे, बट यहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम अटकी ही है। और अगर यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम सेल करने के बाद अगर लेंडर्स दे भी देते हैं जो ड्यू है डॉट का, यानी कि एजीआर पे कर देते हैं, तो शायद लेंडर्स के पास कुछ बचे ही नहीं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पहले स्पेक्ट्रम सेल हो जाए, बट यहाँ पर डॉट लगा है कि नहीं, पहले एजीआर ड्यू
जो है आप क्लियर करो, उसके बाद ही आप जो है स्पेक्ट्रम सेल कर सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग NCLT ने भी अपना ऑर्डर सुनाया है कि जो रिक्वेस्टी है यानी कि डॉट उसके AGR जो ड्यू है वो आप पे करिए, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी है UVARCL यानी कि UV असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो 14,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और वो रिलायंस के जो स्पेक्ट्रम है उसको और उसकी सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए 14,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। मगर अब यहाँ पर ये एज ए सक्सेसफुल बिडर भी निकल कर आ चुका है और जो लैंडर्स हैं उन्होंने भी जो है 100% वोटिंग से इसे जो है अप्रूवल दे दिया है। बट अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि NCLT का जो निर्णय आया है वो इसे या इस जो रेजोल्यूशन को पूरा नहीं होने दे रहा है, इस प्रोसेस को आगे नहीं जाने दे रहा है। तो यहीं पर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को टर्न अराउंड नहीं करते हैं उसके पहले इस प्रोसेस का पूरा होना तो मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही दूसरी कहानी क्या चल रही है कि आपने कुछ दिन पहले, अभी 1, 2 या 3 दिन पहले आपने न्यूज़ देखा होगा कि आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन ने रिक्वेस्ट किया है डॉट को यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कि उनका जो टेलीकॉम लाइसेंस है उसे रिन्यू किया जाए अगले 20 सालों के लिए। और ये उन्होंने रिन्यूअल क्यों मांगा, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो वो रिटेन करना चाहते हैं जो उनके राइट्स हैं, उनके जो स्पेक्ट्रम्स पर उनके राइट्स हैं उसको रिटेन करना चाहते हैं। साथ ही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं जो उनका इंटरप्राइजेस का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि मोबाइल का बिजनेस तो उन्होंने शट डाउन कर दिया है बट जो इंटरप्राइजेस को वो सपोर्ट दे रहे हैं वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो अब यहाँ पर जो है इंटरप्राइज बिजनेस को रन करने के लिए और जो है स्पेक्ट्रम को पर जो राइट्स को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर लाइसेंस का रिन्यूअल मांगा है टेलीकॉम लाइसेंस का। तो अब देखिए जब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी डॉट को कि 20 ईयर्स का जो है इनका टेलीकॉम लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दें, तो यहाँ पर डॉट ने उनसे सवाल पूछा कि आप जो है ऑनरशिप डिटेल्स भेजिए कंपनी की। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के जो पहले ऑनर थे अनिल अंबानी जी, वो तो अब क्योंकि कंपनी ने जो है बैंकरप्सी फाइल कर दी है तो अब वो तो रहे नहीं ऑनर, और अभी जो कंपनी रन की जा रही है वो रेजुलेशन प्रोफेशनल्स के द्वारा की जा रही है जो कि डिलॉइट है अभी के कंडीशन में। तो डिलॉइट्स के द्वारा ये कंपनी अभी रन की जा रही है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ऑनरशिप कौन ले, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बचते हैं। अगर ऑनरशिप लेने की बात आती है या तो डिलॉइट को ऑनरशिप लेनी पड़ेगी या फिर लेंडर्स को। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जो भी जो है लेंडर्स या डिलॉइट जो भी यहाँ पर ऑनरशिप लेगा उसको जो डॉट्स के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स देना पड़ेगा कि क्यों अभी तक जो है जो ड्यू है AGR को लेकर वो नहीं पे किए गए हैं। इसके लिए रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो यहाँ पर लेंडर्स जो भी ऑनर्स होगा लेंडर या डिलॉइट उनको इसके जवाब डॉट को देने पड़ेंगे। बट अब यहाँ पर चीज़ हो रही है कि आप देखें तो ये जो लाइसेंस है वो जुलाई में एक्सपायर होने वाला है। तो अगर ये जुलाई तक रिन्यू नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पर डॉट भी है वो भी थोड़ी जो है एक दुविधा में फंस गया है, क्योंकि अगर डॉट ये जो लाइसेंस रिलायंस कम्युनिकेशन इसको रिन्यू नहीं कर पाती है तो यहाँ पर वो अपना राइट्स भी जो है खो देगी स्पेक्ट्रम को लेकर, और यहाँ पर फिर वो जो डॉट है वो भी अपना जो ड्यूज़ है वो नहीं कलेक्ट कर पाएगी। उसके साथ ही अगर यहाँ पर दूसरी चीज़ बनती है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो क्योंकि AGR ड्यू नहीं आया है, जो भी ड्यूज़ थे कंपनी के ऊपर वो नहीं आया है ऑरकॉम के ज़रिए से, तो यहाँ पर जो है डॉट खुद जो है इनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। अगर ऐसा होता है और जुलाई में अगर ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या फिर डॉट के ज़रिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, देन ये जो पूरी की पूरी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है UVARCL वो स्पेक्ट्रम को ही खरीदने के लिए जो है आ रही थी, और जब जो सबसे बड़ी एसेट है अभी फ़िलहाल में आरकॉम के पास, और जब स्पेक्ट्रम ही नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस ही गड़बड़ा जाएगा। और फिर कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा सारे लैंडर्स को, जिसमें कुछ फॉरेन बैंकर्स भी हैं। तो अब आप देखिए ऐसी कंपनी जिसका फ़िलहाल जो ऑनर थे रिलायंस जो अनिल अंबानी जी, वो छोड़कर चले गए हैं। कंपनी के जो लैंडर्स हैं वो
कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको जो है कुछ अमाउंट मिल जाए, जो भी उनकी स्ट्रेस असेट है उसमें से, यानी जो भी लोन दिए हुए हैं उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को, उसमें से कुछ तो मिल जाए। यहाँ पर जो डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, वो सोच रहा है कि हमारा जो ड्यू है वो पैसा मिल जाए। इस तरह की जद्दोजहद चल रही है पूरी कंपनी में। तो वाकई में क्या एक इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये कंपनी टर्न अराउंड होगी? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर वीडियोकॉन और टाटा डोकोमो ऑलरेडी इस टफ कंपटीशन में पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके बाद जो वोडाफोन, एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है यूके का, वो भी यहाँ पर जो इंडियन बिजनेस में यहाँ पर सरवाइव करने में कितनी दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं उसको, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ दो जॉइंट्स अब जो है टेलीकॉम सेक्टर्स में बचते हैं। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो के जरिए, और दूसरा भारती एयरटेल। तो आपको लगता है कि अगर ये सारी प्रोसेस के बाद भी अगर कंपनी सर्वाइव करती है तो क्या वो वाकई में अपना परफॉर्मेंस फिर उस तरह का दे पाएगी, वो भी इतने टफ कंपटीशन में? तो हालांकि अभी जो UVARCL का जो प्रोसेस, जो रेजोल्यूशन प्लान है, वो भी NCLT की तरफ से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि जब उस पर NCLT का ऑर्डर पूरी तरह से आ जाएगा उसके बाद इसे डिस्क्लोज होगा। तो आगे जो भी प्रोसेस होगी वो उसका अपडेट तो मैं आपको देता ही रहूँगा। बट अगर अब आप देखिए कि इतना ज़्यादा जो है हड़कंप मचा हुआ है यहाँ पर लैंडर्स के बीच में और डॉट के बीच में, तो आपको वाकई लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट्स करके बताइए। हालांकि अगर मेरा पर्सनल व्यू, अगर पर्सनल ओपिनियन देखें तो यस, 100% अवॉइड दिस कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। बट जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जो है एनालिसिस से ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें।